गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए जा रहे थे। एनसीईआरटी उनमें से कुछ क्वेश्चन कल आपको बताए गए थे, कुछ रह गए थे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आपको समझना है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है जैव रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। तो वातावरण और पारतंत्र में जो नाइट्रोजन है, जलवाष्प है या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये इन पदार्थों का जो पुनः चक्रण होता है, कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और कैल्शियम, विभिन्न प्रकार के जो चक्र हैं गैसीय या औषधि, इन पदार्थों का जो पुनः चक्रण वातावरण, वायुमंडल और पारतंत्र में होता है वो कहलाता है जैव रासायनिक चक्र। क्योंकि ज़्यादातर पदार्थ हम भूमि से प्राप्त करते हैं तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो भाग लेते हैं, स्थिरीकरण में भाग लेने वाले दो जीवाणु हैं। एक होता है स्वतंत्र जीवी एजेटोबैक्टर जो आपने पढ़ा है, और एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, नाश्ता एनाबिना के, और भी बहुत से ऐसे होते हैं, शैवाल, नीले हरे शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो जीवाणुओं के नाम एजेटोबैक्टर भी लिख सकते हो, जो सहजीवी जीवाणु है वो आपका राइजोबियम, ये भी लिख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अमोनिया को नाइट्रेट में जो बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है नाइट्रीकारी दो जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो नाइट्रीकारी जीवाणुओं के दो नाम, एक है आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, और एक होता है नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोवेक्टर। ये दो जो है आपके जीवाणु हैं, ये दोनों क्या है, नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। इसके बाद आता है जल चक्र में जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जो आपको जल चक्र बताया गया है उसमें जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जो जल चक्र है, जल चक्र में जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है बर्फ के रूप में, यानी ठोस रूप में, जिसमें बर्फ होती है जो जल से बनती है, और दूसरा है द्रव के रूप में, जो आपका क्या होता है, द्रव के रूप में जो बर्फ पिघल जाती है, यानी जल, ठीक है, वर्षा जल, वर्षा जल, ये क्या है, द्रव रूप में होती है। फिर एक होता है गैस रूप में, तो गैस रूप में क्या होता है, जलवाष्प। अब आपको मालूम है बर्फ पिघलती है क्योंकि जल चक्र में बहुत से बर्फ को जमाया जाता है, वो बर्फ के रूप में होता है। बहुत से जो है जल में देखा होगा कि जो बारिश होती है, क्योंकि वेपर वापस जाता है समुद्र या जलवाष्प या तालाबों वगैरह से, जो वेपर है वातावरण में फिर से जाता है, फिर वर्षा जल के रूप में आता है। तो जल चक्र में जल की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में वर्षा जल, गैस के रूप में जलवाष्प। इसके बाद आता है जीवाणु को अपघटक क्यों कहते हैं। जीवाणु अपघटक क्यों कहलाते हैं। अपघटक का मतलब होता है ऐसे सूक्ष्म जीव जो सरल कार्बनिक पदार्थों को या जटिल कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, यानी उनको नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपघटक। जैसे जीवाणु भी होते हैं और कवक भी होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अपघटक। किन्हीं दो अपघटकों के नाम लिखिए। तो जीवाणु और कवक लिख सकते हो। इनका काम क्या है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करना, यानी उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उनको समाप्त करना, वो कहलाता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक। तो वो जीवाणु अपघटक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्मॉग क्या होता है। स्मॉग
यह स्माग कैसे बनता है आपको बता दें। पेट्रोल के जलने से जो ईंधन, पेट्रोल जब जलता है तो उससे जो ईंधन निकलता है तो उसमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो वातावरण में उपस्थित नमी से क्रिया करके एक धुंध बना लेते हैं, उसी को कहते हैं स्मॉग या धुंध कहलाता है। ठीक है, मतलब जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो कार मोटरसाइकिल वगैरह चल रही हैं इनसे जो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दुनिया भर की जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वातावरण में जलवाष्प या जो नमी होती है उससे क्रिया करा करके क्या बना लेती है, एक धुंध बना लेती है। कोहरा है, धुंध है, तो वो जो धुंध होती है उसी को हम कहते हैं स्माग। स्माग बनता है पेट्रोल के जलने से जो उनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो प्रदूषित जल से जैसे पेचिस है, पीलिया है, जॉन्डिस, हैजा है, टाइफाइड है, ये सब क्या है प्रदूषित जल से होने वाले, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम है जो इम्पोर्टेंट्स है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। और इनमें कौन सी गैस प्रमुखता है, किस गैस की प्रमुखता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये अंदर, क्योंकि इसमें कांच का बॉक्स बनाया जाता है, इसके अंदर एक कृत्रिम क्लाइमेट तैयार किया जाता है, मिट्टी वगैरह धर करके उस पर जो है पौधे उगाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो अंदर की सूर्य की किरणें तो अंदर आ जाती हैं, अंदर का वातावरण गर्म हो जाता है, लेकिन अंदर की जो CO2 है बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण वो जो ये ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस का प्रयोग होता है, वहाँ पर वो पौधे उगाए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। तो वो ग्रीन हाउस गैसों का है ताप बढ़ने के कारण वो पौधे पनपते हैं, ठंडे प्रदेशों में इनका उपयोग होता है। तो ताप किसके कारण बढ़ता है, CO2 गैस के कारण। CO2 की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, CO2 की अधिकता है। ठीक है, और पृथ्वी के ताप का बढ़ना वो भी आपके CO2 की अधिकता है। जब वातावरण में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वातावरण का ताप बढ़ जाता है, उसी को हम पृथ्वी उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो बताया गया है। इसके बाद आता है खाद्य संसाधन, एक आपका नया चैप्टर। अब ये आपके NCERT क्वेश्चन सभी हो गए। अब अगला चैप्टर आता है खाद्य उत्पादन में सुधार या खाद्य संसाधन। देखिए, हर जीव जंतु को भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और पौधों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि भोजन जो है जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक माना गया है। बिना भोजन के या भोज्य पदार्थ के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जो पौधे उगते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और वो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के रूप में हमें पोषक तत्वों को देती है। तो खाद्यान्न को पूरा करने के लिए, खाद्य समस्याओं को ग्रहण करने के लिए इन सब की ज़रूरतें पड़ती हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। खाद्य संसाधन के लिए अनेक जो है प्रजातियाँ विकसित की जाती हैं, जिससे एक अच्छी फसलें उगाने से एक पैदावार भी बढ़ती है और आर्थिक समस्या से लेकर खाद्यान्न की भी समस्या हल होती है। इसके लिए बहुत सी रीएवोल्यूशन क्रांतियाँ हुई हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है। और वो क्रांतियाँ जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, ग्रीन नीली क्रांति है। तो ये अलग अलग, क्योंकि हमें जो खाद्यान्न प्राप्त होता है ज़्यादातर पशुपालन से या कृषि से। कृषि और पशुपालन हमारे लिए खाद्यान्न के सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो उनमें से जैसे सबसे पहले आता है हरित क्रांति के बारे में। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की जो प्रजाति है गेहूँ की, क्योंकि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हमने मैक्सिकन की गेहूँ की मैक्सिकन प्रजाति का उपयोग किया। और जो गेहूँ की मैक्सिकन प्रजाति थी उसका उपयोग करके हमने उसको तैयार किया। गेहूँ की मैक्सिकन प्रजाति को भारत की देसी गेहूं के साथ इनको उगाया गया, तो देखा गया इसमें अच्छे किस्म के गेहूं की प्रजाति विकसित हुई, जिससे अपना भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया। वो जो गेहूं का उत्पादन हुआ था वही हरित क्रांति कहलाई। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। कृषि में सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी जरूरत थी, गेहूं की।
तो जो मैक्सिकन प्रजाति थी गेहूं की, उसको हमने किस पे उगाया? भारत की देसी प्रजाति के साथ, और उनके संकरण कराने के बाद अच्छे प्रकार के अच्छी किस्मों वाली गेहूं की प्रजाति विकसित हुई। उसी को कहा गया हरित क्रांति, क्योंकि वो जो है मैक्सिकन प्रजाति जो लाई गई वो थी गेहूं की, नॉर्मन बोरलाग ने उस पर मतलब जो है सर्च किया था। इसके बाद जो अपने भारतीय वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ये उनकी हरित क्रांति की प्रजाति थी, और इसी के आधार पर उन्होंने जो है बताया, जो आपके विश्व के हरित क्रांति के जनक थे वो नॉर्मन बोरलाग थे, नॉर्मन बोरलाग। इन्होंने ही मैक्सिकन प्रजाति लाई थी, जो भारत की देसी प्रजाति के साथ इसकी पैदावार संकरण कराया था और अच्छी उन्नत फसलें तैयार की थी गेहूं की, वही आपकी हरित क्रांति कहलाई गई थी। अब इसके बाद आता है श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, जो दूध उत्पादन से संबंधित है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।